डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक ने सियासी हलचल तेज कर दी है। एक बैठक में शिक्षक, किसानों, कन्यादान योजना और हजारों करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी गई। वही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के ड्राफ्ट पर भी तेजी दिखाई दे रही है। सरकार इसे विकास का रोडमैप बता रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी रणनीति करार दे रहा है। सवाल यही है कि क्या ये फैसले प्रदेश का भविष्य बदलेंगे या 2028 की राजनीति की जमीन तैयार कर रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विकास की नई रफ्तार या सियासी रणनीति। शिक्षा, किसान और यूसीसी पर बड़ा फैसला। हजारों करोड़ की घोषणाओं से मचा सियासी हलचल। मोहन कैबिनेट का मेगा मास्टर प्लान चर्चा में। कैबिनेट की सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा रही। 635 करोड़ रुपए से स्कूलों के अपग्रेडेशन का फैसला लिया गया है। सैकड़ों स्कूलों को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में बदला जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। किसानों के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब खरीफ और रबी ऋण अलग अलग नहीं मिलेंगे, बल्कि पूरे साल का एक मुश्त फसल ऋण दिया जाएगा। सरकार इसे आसान व्यवस्था बता रही है। कन्यादान योजना के तहत 1740 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए भी हजारों करोड़ जारी किए गए हैं। सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार बता रही है। जलगंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश को देश में तीसरा स्थान मिला है। कई जिले टॉप प्रदर्शन में शामिल है। वहीं सरकार इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। शाजापुर में नए विधि महाविद्यालय की मंजूरी और गुरु पूर्णिमा पखवाड़े जैसे फैसलों से सरकार शिक्षा और संस्कृति को जोड़ने का प्रयास कर रही है। मंत्री स्कूलों में जाकर कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं इसे सरकार एक सांस्कृतिक मॉडल के रूप में पेश कर रही है, जो शिक्षा और परंपरा को साथ जोड़ता है। जलगंगा संरक्षण अभियान 25 से 30 अभी आप सबसे आह्वान कर रहे हैं कि ये अभियान अपना देश भर में बड़ा देश का अभियान सराहा गया है और हम सब मिलकर इसका समापन 30 जून को होने वाला है। तो 25 जून से 30 जून तक इसमें अलग अलग प्रकार से अपनी जनभागीदारी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। गुरु पूर्णिमा 15 से 29 जुलाई तक मनाना है। जैसे हमने देखा कि शादी बड़े विद्यालय बहुत अच्छे बने हैं और इसमें जैसे पहले हम चर्चा की शैक्षणिक, सांस्कृतिक और गतिविधियाँ करना है और खासकर स्कूल शिक्षा में जो प्रत्येक दिवस की कार्य योजना बनाई, इस पे काम करना चाहिए। 5365 करोड़ रुपए की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 1740 करोड़ रुपए की है, इसे 5 साल तक निरंतर रखने के लिए, क्योंकि 55,000 रुपये इसके अंदर प्रति विवाह में दिए जाते हैं और यह योजना हमारे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का है। सरकार 5 जुलाई तक ड्राफ्ट तैयार करने की तैयारी में है। दावा है कि लाखों सुझाव मिले हैं और अधिकांश समर्थन में है। समान नागरिक संहिता के ऊपर 9 लाख से ज्यादा सुझाव तो अभी तक लिपिबद्ध हो चुके हैं तथा उनमें से 90% के करीब सुझावों में समान नागरिक संहिता के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है। अल्पसंख्यक समाज की कई महिलाओं के द्वारा व कई पुरुषों के द्वारा भी इसमें समर्थन व्यक्त किया गया है। बाकी सारे मुद्दे 22 जून तक संकलित करने के पश्चात 30 जून तक उनमें से जो समावेश किया जा सकता है उनको करके 5 जुलाई तक समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। सवाल संसाधनों और शिक्षकों की उपलब्धता पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या इससे किसानों की आय में वास्तविक सुधार होगा या सिर्फ प्रक्रिया बदलेगी। विपक्ष इसे चुनावी लाभ की राजनीति से भी जोड़कर देख रहा है। बहस लगातार तेज होती जा रही है। फैसले वही लिए जाते हैं जिसका संबंध आमदनी से हो। अब ये माननीय मोहन यादव जी को तय करना पड़ेगा कि वो उज्जैन के मुख्यमंत्री हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब देखो कैबिनेट के फैसलों में उज्जैन उज्जैन उज्जैन।
पिछली बार सिंहस्थ में जिस तरह का घोटाला हुआ, पूरे देश में, मध्य प्रदेश और पूरे देश धर्म स्थानों में धार्मिक लोगों के बीच में शर्मसार होना पड़ा राज्य को। मोहन कैबिनेट के फैसले बड़े हैं और असर भी गहरा हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये विकास का नया मॉडल है या चुनावी रणनीति की शुरुआत? जनता के लिए राहत है या राजनीति की नई पटकथा? यही असली बहस है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो हमारा आज का विषय है विकास, विचारधारा या वोट। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन फैसलों पर कई सवाल भी जो है अब खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर इस पर सवाल उठा रही है। तो चलिए इसी भी करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेक सिन्हा जी, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। ज्योति पटेल जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर भूपेन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी बहुत मैं स्वागत करता हूँ। शुरुआत में करूंगा भूपेन जी आपसे ही। जिस तरह से आज कैबिनेट के फैसले आए हैं, अहम निर्णय इसमें लिए गए हैं, किसान को लेकर, शिक्षा को लेकर, सर कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जब से मोहन सरकार बनी है और निश्चित रूप से हर मंगलवार को कैबिनेट बैठक होती है और प्रदेश के विकास के लिए वो नई योजना कुछ अपने पिटारे में लाते हैं और उसको घोषित करने की कोशिश करते हैं। आज उन्होंने, क्योंकि सरकार के पास सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी योजनाएं चल रही हैं, उनकी योजनाओं को, जैसे कन्या योजना हो, आपके स्कूल शिक्षा के लिए, उन्नयन के लिए उन्होंने किया है कि हाई स्कूल, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनाए जाएंगे, हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी, उसके लिए 635 करोड़ रुपए रखा है। जो सबसे महत्वपूर्ण है यूसीसी, समान आचार संहिता जो बना रहे हैं, समान जो उसके ड्राफ्ट के लिए उन्होंने 22 तारीख तक उन्होंने सुझाव मांगे हैं। उनका कहना है कि लगभग 90% सुझाव उनके समर्थन में आए हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा है। और साथ में ये भी कहा है कि उसमें अल्पसंख्यक महिलाओं के भी सुझाव आए हैं और 30 तारीख तक उनको सबमिट करेंगे और 5 जुलाई को वो ड्राफ्ट बना देंगे। सरकार उस दिशा में बहुत रूप से काम कर रही है। और महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अभी सिंहस्थ होने वाला है उज्जैन में, और जो कि करोड़ों भारतीय हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसके लिए उन्होंने नए पद सृजित किए हैं, ऑफिस बनाने की वहाँ बात कही है, एक डीजीपी रैंक का एक पद भी सृजित किया है। तो बहुत सी चीजें उन्होंने, और उसकी कार्य पद्धति के लिए भी उन्होंने सिंहस्थ के लिए किया है। सरकार इन सब चीजों के लिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों को उस तरह से देना, लेकिन साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि अभी आज ही उन्होंने 2800 करोड़ रुपए का कर्ज भी मार्केट से उठाया है। बिल्कुल। तो विषय निश्चित रूप से सरकार जनता के लिए ही काम करती है और उनके संबंध में और उन्नत करने के लिए रखते हैं, और सरकार इस दिशा में बहुत बड़े काम भी कर रही है। आज ही मुझे इंडियन एक्सप्रेस में मैंने बहुत बड़ी ड्राफ्टिंग पढ़ी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आई है, जिस तरह से उज्जैन के बारे में उन्होंने प्लॉट वगैरह जो भी है। तो पत्रकारिता के एक श्रेय बहुत लंबे बाद एक हुआ है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं निश्चित रूप से विकास में है, लेकिन इनमें क्या क्रियान्वय होने के लिए क्या सरकार सही काम कर रही है? विद्यालयों में जिस तरह से एक विद्यालयों में 5 तक विद्यालय शिक्षक नहीं है और उनके लिए कह रही है, उन्होंने अभी कहा है कि हम प्रयोगशाला ये सब खोलेंगे, कहते तो हर जगह हैं, लेकिन मैं उस समस्याओं को हमेशा देखता हूँ। शिक्षा एक नवाचार का प्रयोग भी करते हैं, वो लगातार करते हैं, लेकिन शिक्षा में जब तक स्थिरता नहीं आएगी तो कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा? लेकिन सरकार इस दिशा में निश्चित रूप से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है विवेक जी, हर बार कैबिनेट की बैठकें होती है, फैसले बड़े लिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का सीधा आरोप है कि फैसलों में सिर्फ उज्जैन ही दिखता है। किन फैसलों में उज्जैन नजर आया कांग्रेस? क्या लाडली बहनाएं सिर्फ उज्जैन में रहती है? क्या समान नागरिक संहिता सिर्फ उज्जैन में लागू होगी? या स्कूलों का जो उन्नयनीकरण होगा सिर्फ उज्जैन में होगा? मतलब कांग्रेस के पास दिक्कत यह है कि कुछ करने के लिए है नहीं, कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो ले दे करके उज्जैन पहुंच जाते हैं। तो कांग्रेस को यह देखना चाहिए, पहले बोलने के पहले सोचना चाहिए, तोलना चाहिए, बोलना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, किस विषय में बोल रहे हैं, कितना बोलना चाहिए। अब क्या है उज्जैन से, इस आज की पूरी कैबिनेट में उज्जैन को लेकर के क्या है? सिंहस्थ है उज्जैन में। आप क्या कांग्रेस के चक्कर में सिंहस्थ उज्जैन से हटा के भोपाल ले जाए? क्या चाहती है कांग्रेस?
क्या मतलब जहां सिंहस्थ होता आ रहा है वहीं होगा ना भैया, तो उज्जैन में ही होगा। तो कांग्रेस का उज्जैन में विकास होगा, उज्जैन के लिए थोड़ा पैकेज अनाउंस किए जाएंगे, उज्जैन में अगर सिंहस्थ के लिए कार्यालय खोला जाएगा तो उज्जैन में ही खोला जाएगा, उसके लिए हम कहीं और जगह शिफ्ट कर नहीं सकते ना, बिल्कुल। कि कांग्रेस कह रही तो हम कहीं और शिफ्ट कर दें। तो कांग्रेस जो है वो देखिए मतलब कई बार ऐसे मतलब इस तरीके से बिना दिमाग लगाए कुछ भी बयान देने की उनकी आदत है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियनों से भरी हुई है पूरी कांग्रेस, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, सब टाइम पास की पॉलिटिक्स करते हैं, इनको कुछ पता रहता नहीं है, बस आ जाते हैं बयान देने के लिए, बयान भी रहता है। ठीक है, चलिए ज्योति जी से समझ लेते हैं। ज्योति जी, क्या बयान के पीछे कोई तथ्य भी है कि जिस तरह से विवेक जी कह रहे हैं सिर्फ टाइम पास ही किया जा रहा है, बयान देना है, विरोध करना है तो विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप हमारे मीडिया पैनलिस्ट का और हमारे सभी आपके दर्शकों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मुझे लगता था, आशा थी ये कि आज की जो डिबेट है वो उसी विषय पर होगी कि जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आई है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उज्जैन का विक रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उज्जैन के विकास में केवल एक परिवार का विकास हो रहा है। जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने एक खुलासा किया है कि सैकड़ों एकड़ जमीन केवल 2 साल के अंदर केवल एक परिवार के नाम, और वो परिवार है मुख्यमंत्री जी का परिवार, उनके नाम की हो रही है। तो हो रहा है उज्जैन का, लेकिन केवल एक परिवार का हो रहा है। देखिए, आप बातें करती तो आप किसी भी विषय बात कर लीजिए, मैं तो कहती हूँ ना, की है उन पर बात कर लीजिए। हर बार यही वही घिसी पिटी बातें होती हैं, वही घिसा पिटा आपकी बयानबाजी होती है, लेकिन जब जमीन पर हम देखते हैं तो जमीन पर हमें कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी सकारात्मक नजर नहीं आता है। हम आज स्कूल व्यवस्था से लेकर कृषि विभाग से लेकर के जल संवर्धन और तमाम किसी भी टॉपिक पर बात कर लीजिए, कहीं भी हमें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता। आज हम देखें तो स्कूलों में जो है आज 70,000 से ज्यादा प्राइमरी, मिडिल और हाई सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है 70,000 से ज्यादा पद खाली हैं। जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो कैसे, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी UDISE के, जिसमें 6,798 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 463 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी छात्र नहीं है, और 223 जो शिक्षक है वो फ्री का वेतन ले रहे हैं। फिर अब आपके सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है कि अब बच्चे दाखिला नहीं लेना चाह रहे हैं, और 5,500 5500 2024-25 में सत्र की बात कर रही हूँ मैं, 5500 स्कूल से अधिक स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चे ने एडमिशन लिया नहीं है। तो ये आपके सरकारी स्कूलों की 97% प्रिंसिपल के पद खाली डले हुए हैं। कॉलेज की हम बात करें तो कॉलेज में 7,458 यानी कि करीब 60% पद खाली डले हुए हैं। यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो 74% पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली डले हुए हैं। इसके बाद हम कृषि विभाग पर भी आ जाएं तो हर कदम पर, हर स्टेप परेशान का काम करते हैं, चाहे किस तरह है उसको किसान शोषण देना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने तमाम आंकड़े जो है सामने रख दिए। अभी विवेक जी जो कि कह रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ टाइम पास के लिए बयान देती है, अब जो आंकड़े रखे हैं उसमें हम जवाब लेते हैं विवेक जी से। विवेक जी, तमाम आंकड़े जो है आपके सामने ज्योति जी ने रख दिया, अब बताइए क्या ये भी टाइम पास कर रहे हैं कि वाकई में इसके पीछे कोई तथ्य है? ये कहां से आंकड़े लेके आती है कांग्रेस, ये समझ में नहीं आता। स्कूलों के उन्नयन के लिए अभी लगातार ये बोल रहे हैं कि स्कूलों में एडमिशन ही नहीं हो रहा, स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अभी हमने स्कूल जितने बनाए हैं, अभी जितने नए स्कूल बन रहे हैं, सांदीपनि स्कूल बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अभी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है। इतने अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं, सीधे साथ में प्रोफेसरों की नियुक्तियां की जा रही है। अब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इतने सालों की एजुकेशन की, अभी नए एजुकेशन के लोग बनाएंगे तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, पहले टीचरों की नियुक्ति करेंगे, पहले नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, फिर नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लेकिन विवेक जी लेकिन जो पुराने स्कूल है, ठीक है, अभी तो नए स्कूल आप लोग बना रहे हैं, लेकिन पुराने स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी जो है कई बार देखने को मिली है, और शिक्षा का स्तर इसलिए गिरता हुआ नजर आया है। तो क्या पहले हम उसको सशक्त न करें, उसको मजबूत ना करें? देखिए,
अभी तुरंत, अभी कुछ समय पहले ही अभी 2000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई है, जिनकी नियुक्तियां अब होना चालू हो चुकी है। तो नए सेशन में, हर सेशन में कहीं ना कहीं शिक्षकों की भर्तियां होती है, और जिस हिसाब से आवश्यकता रहती है सरकार उसकी पूर्ण नियुक्ति करती है। कॉलेजेस में भी अतिथि विद्वान के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी भर्तियां एमपीपीएससी के माध्यम से चालू है। सब लगातार काम हो रहा है। कुल मिलाकर के क्या है कि एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए सर 74% स्कूलों का बता रही है आंकड़ा कि 74% स्कूलों में शिक्षक नहीं है, 74% की कमी है। मतलब 100 पे मतलब 25 लोग ही हैं। मतलब कुछ भी 74% आंकड़ा स्कूलों देने के आप पहले अच्छे आप से नोट कर पूछिए, लीजिए 74% विवेक जी, स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं है। मैं नोट कर चुका हूँ, अच्छे मैं से सब नोट आपकी कर लीजिए। रिकॉर्डेड यूटीआईएससी के आंकड़े आपको कहीं भी मिल जाएंगे, केंद्र सरकार के आए। डिबेट रिकॉर्डेड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। मैं बाद में रिकॉर्ड से भी देख लूंगा आपके आंकड़े। आप जो दे रही है 74% आंकड़े की ठीक है। आवश्यकता नहीं है आपको बताने की। क्या है, कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को किया जाता है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्कूल बनेंगे, स्कूलों की फिर टीचर्स की भर्ती होगी। अब ये नए स्कूल बना रहे हैं, हम आज कैबिनेट पे बात करने आए थे, ठीक है। अभी हम कैबिनेट के डिसीजन में हमने बात किया कि 900 600 करोड़ रुपए के आसपास स्कूल बनेंगे नए। तो जो नए स्कूल बनेंगे उसके अंदर स्कूलों की टीचरों की भर्ती होगी ना, कि खाली बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक तो है। टीचरों की भर्ती भी होगी। ठीक है, चलिए विवेक जी, मैं रुकूं, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। ठीक है विवेक जी। भूपेंद्र जी, छोटा सवाल है तो भूपेंद्र जी, जिस तरह से यूसीसी को लेकर बार बार बातें सामने आ रहे हैं, इतनी जल्दबाजी आखिर सरकार क्यों कर रही है? इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि जिस तरह से आज कैबिनेट में कहा गया कि 90% लोगों ने समर्थन दे दिया है, 5 जुलाई को ड्राफ्ट भी तैयार करके सामने ला दिया जाएगा। देखिए, जब देश अपना आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद जब संविधान 1950 में लागू हुआ, तो उसमें जो आर्टिकल 44 था उसमें ये व्याख्या की गई है। उसमें वहाँ के उस समय के जो संविधान के निर्माता थे भीमराव अंबेडकर जी, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें कहा गया था कि आने वाले समय में जब तो समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है इस देश को। और आपको एक चीज और बताएं, ये बीजेपी कोई नई चीज नहीं कर रही है। बीजेपी उसी संविधान के अंतर्गत ही प्रोविजन है, और उसी प्रोविजन के तहत कर रही है। दूसरी बात एक बताना आपको, 1985 में जब इंदौर का साहिबानों वाला केस हुआ था, और साहिबानों को जब वो लगभग 70 साल की हो गई थी और उसको तलाक दे दिया गया था, वो निचले कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जीता और उसका कहा कि अब वो जो उनकी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो मेहर देने का जो होता था, उस मेहर के तहत उस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि वो अब उसके नाती हो चुके हैं, अब वो इस उम्र में वो महिला कहाँ जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने उसको पारिवारिक जो कंपनसेशन मानसिक दिया गया था, उसको राजीव गांधी ने उस समय बदला था। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया था और कहा था कि इस देश में समान नागरिक संहिता बननी चाहिए, यूसीसी होना चाहिए, उस समय भी कहा गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिए हैं, तो सरकार कोई नई चीज नहीं कर रही, सरकार उसी के संविधान के तहत ही कर रही है, और उसको लागू होना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के अधिकार हो। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू पर्सनल और ये सब चीजें अलग अलग है, चाहे आप हिंदू पर्सनल लॉ समझ लें, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो इनके जब जिस तरह से धार्मिकता के हिसाब से अध्ययन किया गया है, तो राष्ट्र रहेगा जभी तो लोग रहेंगे, और राष्ट्र के रहने के लिए जरूरी है कि सब लोग एक संग, जिसमें एक समरसता की भावना भी आएगी, जरूर है। और जिस तरह से उन्होंने सुझाव मांगे हैं, और जो कि सुझाव देना चाहिए, विपक्ष हो चाहे कहीं भी सुझाव देना चाहिए, उनको अमेंडमेंट करना चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये चीजें भी हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बनता है कि विपक्ष को अपने साथ लेके चल के काम करे। ठीक है ज्योति जी, यूसीसी पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप क्या है? देखिए, अब मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है, वो क्यों कोई भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से निकला हुआ कोई शब्द नहीं है, कोई इनके द्वारा जो बनाया गया जो है मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टियों द्वारा लाया गया था उस समय पर, और डॉक्टर अम्बेडकर लाया गया था, और उस समय पर चूंकि आजादी के बाद हमारा चल जो की परिस्थिति थी कि हम उस समय गए, और उस समय लागू कर सकते हैं। यदि आज होता है तो रूप से हम ये पक्ष के सुझाव लोग, चाहे महिलाओं की बात करें, हम लोग होते हैं जिनकी अलग अलग परंपरा रहती है, अलग अलग संस्कृति रहती है, तो उनसे सारे लोगों से डिस्कशन करके उनके सुझाव लेना
लोग हैं उनसे सुझाव के यदि आप करेंगे, सबसे बड़ी बात ये कि आप आदिवासी वर्ग को अलग रखेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी इसमें अपना सहयोग करेगी। ठीक है। लेकिन इसके पहले ये है कि आप मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिम पुरुषों से, आदिवासियों से, अलग अलग से आप जरूर सुझाव दीजिएगा, उसके बाद भी, ठीक है, क्योंकि चलिए विवेक जी क्या जवाब है देते हैं। ठीक है, अपने रोकने की अपनी अपनी ठीक है, विवेक जी जवाब दे दीजिए। जी देखिए, यूसीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो तीन प्रमुख मुद्दे थे, 370, राम मंदिर और यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पे बात कर रही है और इसी मुद्दे में से दो मुद्दे का विषय वो काम कर चुकी है। अब तीसरा विषय आ रह गया है यूसीसी, और यूसीसी जो है संविधान की मूल भावना के साथ खड़े होकर के हम काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मेन ड्राफ्ट था, जो यूसीसी का आर्टिकल 44, उस आर्टिकल 44 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए, उन प्रावधानों का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जहां भी राज्यों में सरकारें हैं, वो उन सरकार राज्यों में हम लोग उस यूसीसी को लागू करने के लिए पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है। और यूसीसी में किसी प्रकार का किसी भी समुदाय का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और लगातार आपने देखा होगा कि आज भी आंकड़े जारी किए गए, 9 लाख से ज्यादा इनमें हमें सुझाव मिले हैं, जिनका ड्राफ्टिंग कमेटी अपना ड्राफ्ट बना रही है और कोशिश है कि 8-9 जुलाई के पहले ड्राफ्ट को रेडी कर ले। और इसमें किसी का नुकसान नहीं है। कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि इनमें मुस्लिमों का नुकसान होगा, आदिवासी भाइयों का नुकसान होगा, उनके रीति रिवाजों का कोई नुकसान होगा। तो जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आदिवासियों का जो पेशा एक्ट के तहत जो उनके लिए अधिकार है, उनके जो रीति रिवाज है, उनको बिना छेड़छाड़ करे इस प्रकार का यूसीसी लागू होगा, ये 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको स्पष्ट कर चुकी है। उसके बावजूद आदिवासी बंधुओं को भड़काने की ये कोशिश है कांग्रेस द्वारा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इस बहकावे में आएंगे, क्योंकि बहुत स्पष्ट तरीके से इसका ड्राफ्ट लागू होगा और आप देखेंगे कि यूसीसी मध्य प्रदेश में जल्दी आपको देखेंगे। ठीक है, भूपेंद्र जी क्या लगता है, मोहन सरकार विकास और विचारधारा दोनों को साध रही है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो उनके 3 ही संकल्प थे, 370, राम जन्मभूमि और यूसीसी लागू करना। तो वो दो उन्होंने अभी बताया भी है कि लागू कर दिया। तो देखिए, उस संविधान के तहत ही उन्होंने 370 को रिमूव किया और वहाँ पे उसको देश की अखंडता एकता के लिए, देखिए, उन्होंने राष्ट्रवाद को विकास से जोड़ा है और विकास और राष्ट्रवाद दोनों एक साथ अब उनके चल रहे हैं। उसके रूप में उनको वैकल्पिक रूप में नहीं, क्योंकि अपनी विचारधारा जो उनकी है, जो आइडियोलॉजी है, उसको भी उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और साथ में वो राष्ट्रवाद है और साथ में वो विकास की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये सब चीज़ें मैं ये मानता हूँ कि दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी तो उस समय बेरोजगारी की दर बढ़ी और उन्होंने शिक्षा विभाग में नई नीतियाँ तरह से निकाली, सड़क बिजली की बड़ी समस्या थी उस समय। लेकिन सरकार ने जरूर अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, रोजगार भी निकाले। लेकिन अभी भी आप कहें कि विश्वविद्यालय पूरे खाली हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, आप ये मान के चलिए। दूसरी बात, विद्यालयों की वैकेंसियां आपने निकाली हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तब भी अभी बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन बिल्कुल आप केंद्र के विश्वविद्यालय भी देख लें तो वीसी के पद खाली डले हैं, उनकी नियुक्तियाँ खाली डली हैं, ये खुद उनके धर्मेंद्र प्रधान जी का लोकसभा। तो ये सब चीज़ें देखने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय का नहीं है, अर्थ उपार्जन नहीं किया जाता, वो राष्ट्र के निर्माण के लिए। उसमें आपने और काम किया और अच्छा काम करें, मेरा ये कहना है, क्योंकि अगर शिक्षक नहीं होंगे तो जी। ठीक है, चलिए, समय भी ज़्यादा नहीं दे रहा, इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो आज मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक रही गई थी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, लेकिन निर्णयों पर भी कई सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।